दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के अंदर कोई भी बड़ा डिफेंस डेवलपमेंट होता है तो उसे लेके वेस्टर्न मीडिया के अंदर किस तरीके से हलचल होता है। इवन अगर भारत कोई ताकतवर हथियार बनाता है या ताकतवर हथियार खरीदता है तो उसे लेके वेस्टर्न मीडिया में हफ्ते भर से भी अधिक चर्चा होता है। और अब वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का विषय भारत और जापान के डिफेंस कोलैबोरेशन है, जिसके अंतर्गत भारत और जापान कुछ डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा है और जापान के द्वारा भारत को कुछ ताकतवर तरीन ऐसे इक्विपमेंटों को दिया जा रहा है जो इंडियन नेवी के जहाजों को और ताकतवर बनाएगा। और दोस्तों हाल ही में ही इस खबर के ऊपर जेंस मीडिया हाउस मतलब ब्रिटेन के मीडिया हाउस के द्वारा काफी बढ़ चढ़ के चर्चा किया गया और जेंस मीडिया हाउस के एक आर्टिकल के मुताबिक भारत और जापान के बीच में रोबोटिक्स और नेवल टेक्नोलॉजी को लेकर एक नया कोलैबोरेशन होने जा रहा है। अब दोस्तों इससे नो डाउट इंडियन नेवी के क्षमता में वृद्धि आएगा क्योंकि जापान इन टेक्नोलॉजियों में काफी आगे है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो जापान दुनिया में सबसे बेहतरीन नेवल टेक्नोलॉजियों को बनाता था, द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद जापान के तरफ से डिफेंस इक्विपमेंटों को बेचना बंद कर दिया गया। पर हाल फिलहाल के जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसे देखते हुए जापान अपने पुराने कुछ लॉ को बदला है, जिसके बाद जापान अब अपने केवल मात्र नेवल इक्विपमेंट को ही नहीं बल्कि लगभग हर तरीके के डिफेंस इक्विपमेंटों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। और अपने लॉ को बदलने के बाद जापान की तरफ से सबसे पहला जो फोकस है वो भारत की तरफ लाया गया है और भारत के साथ कई तरीके के अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजियों में कोलैबोरेट करने को लेकर बातचीत चल रहा है। जेंस मीडिया हाउस के आर्टिकल के मुताबिक भारत और जापान के जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसे और एनहांस करने के लिए दोनों देशों के द्वारा नेवी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन और नेवी के कई तरीके के इक्विपमेंटों के टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन करने को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और दोस्तों इसी डिफेंस पार्टनरशिप को एनहांस करने के लिए हाल ही में भारत और जापान के बीच में एक 2+2 डायलॉग भी हुआ था, जहां पे कि दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मिले थे और इस मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के तहत ये भी कहा गया कि किस तरीके से आने वाले समय में दोनों देश एकत्रित रूप में ड्रोनों के टेक्नोलॉजी को लेकर ज्वाइंट रिसर्च करेगा। और दोस्तों इस स्टेटमेंट में भारत और जापान के यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना का भी जिक्र किया गया और साथ में कई तरीके के सेम रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी शामिल था। आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना है ये असल में जहाजों के ऊपरी भाग में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स और ट्रांसपोंडर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेविगेशन की जिम्मेदारी संभालता है। और साथ ही साथ ये जो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना है जहाजों के स्टेल्थ फीचर को भी और एनहांस करता है। और जेंस मीडिया हाउस के आर्टिकल में यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ये यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना को लेकर एक समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत इन सिस्टमों को इंडियन नेवी अपने कुछ जहाजों के ऊपर इंस्टॉल करेगा। हालांकि इंडियन नेवी कितने जहाजों के ऊपर इसका इंस्टॉलेशन करने जा रहा है और कौन कौन सा ये जहाज है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इवन ज्वाइंट स्टेटमेंट में अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकलों को लेकर दोनों देशों का ज्वाइंट रिसर्च का भी जिक्र किया गया और साथ ही साथ ये जो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना सिस्टम है इसे एक्सपोर्ट करने का भी बात रखा गया है। अब दोस्तों जापान जैसे देश जो कि टेक्नोलॉजिकली काफी आगे है और वेस्टर्न देशों का काफी नजदीक है और दशकों तक अपने डिफेंस इक्विपमेंटों को किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं किया है, वो अगर अचानक से अपने नियमों को बदलते हुए डिफेंस इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट करने को लेकर प्लान बना रहा है और वो भी इस प्लान में सबसे पहले भारत के साथ काम करने का इरादा जता रहा है, तो समझ सकते होंगे कि इससे वेस्टर्न देशों को कितना अधिक मिर्ची लगा होगा। इवन दोस्तों जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान देते हुए ये भी बताया गया है कि ऑलरेडी भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री और जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री साल 2018 से ही एक ज्वाइंट रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जिसके अंतर्गत विजुअल साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग बेस्ड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट एगुमेंटेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। और इस रिसर्च के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जैसे समझौते के ऊपर भी आगे बढ़ा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जापान के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे पहले भी कई तरीके के जापानीज हथियार को लेकर भारत के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया जा चुका है और जापान की तरफ से जब पहली बार अपने हथियारों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने का जानकारी दिया गया था तब भारत का जिक्र भी किया गया था। बेसिकली भारत जापान से सबमरीन टेक्नोलॉजी से शुरू करके सी प्लेन तक को खरीदने को लेकर कुछ समय पहले तक इंटरेस्ट दिखा रहा था और जापान अपने टैंक से लेके मिसाइल और इवन एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी तक भारत को शेयर करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। नो डाउट दोस्तों जापान और भारत के बीच में ये जो कोलैबोरेशन बढ़ रहा है ये वेस्टर्न देशों के लिए खास करके ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और दोस्तों इसी का ही जो एक प्रकाश है वो अब जेंस मीडिया हाउस के ऐसे अलग अलग आर्टिकल में खुल के आगे आ रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे जापान भारत का कोलैबोरेशन जेंस मीडिया हाउस के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के द्वारा हाल ही में ही टेस्ट किया हुआ एक बॉम्ब भी जेंस मीडिया हाउस के टेंशन का कारण बन गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस बॉम्ब का बात कर रहा हूँ वो असल में गौरव
गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है और रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस बॉम्ब का एक सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया गया। और दोस्तों इस परीक्षण के बाद जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से भी अपने एक आर्टिकल में इस बॉम्ब को लेकर कई तरीके के अलग अलग बातों को रखा गया। जेन्स मीडिया हाउस के आर्टिकल के मुताबिक 13 अगस्त के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक अनाउंसमेंट में ये जानकारी दिया गया कि गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का एक सफलतापूर्वक टेस्ट भारत के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों से अंजाम दिया गया। जेन्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन बॉम्बों का डेवलपमेंट संपूर्ण रूप से भारत के द्वारा DRDO के तरफ से किया गया है और ये 1000 किलोग्राम के एयर लॉन्च गाइडेड म्यूनिशन है जिसे कि एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट का हवाला देते हुए यह भी दावा किया जा रहा है कि 13 अगस्त के दिन ओडिशा के कोस्ट में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के द्वारा इस बॉम्ब को दागा गया था और बॉम्ब को लॉन्च करने के बाद पहले से निर्धारित पैरामीटर के अंतर्गत बॉम्ब्स के द्वारा टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया। इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट में यह भी दावा किया गया कि पहले से टारगेट को व्हीलर आइलैंड में सेट किया गया था और बॉम्ब ने संपूर्ण टारगेट को एक लंबे दूरी से जाके हिट किया है। इवन दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस के आर्टिकल में यह भी दावा किया जा रहा है कि बॉम्ब को गाइड करने के लिए एक हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम का इस्तेमाल किया गया था जिसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और GPS के डेटा का उपयोग किया गया। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये जो गौरव बॉम्ब है इसे असल में एक लो ड्रैग सिलिंड्रिकल बॉडी में इस्तेमाल किया गया है जो कि कोन शेप नोज के साथ है और इसका जो बॉडी है ये फाइबर विंग के साथ लैस है और 4 टेल सेक्शन फिन है जिसका मेजरमेंट करीब करीब 4.027 मीटर है। और दोस्तों बॉम्ब का डायमीटर भी करीब करीब 620 मिलीमीटर है और इसका विंग स्पैन करीबन 3.4 मीटर के आसपास है। जेन्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि गौरव ग्लाइड बॉम्ब करीब करीब 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और ये कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट गाइडेड नेविगेशन का उपयोग करके टारगेट तक जाता है ताकि टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सके। इवन इसमें GPS के साथ साथ गगन जैसे नेविगेशन सिस्टम और इंडिया के खुद के इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मतलब IRNSS गाइडेंस सिस्टम्स का भी उपयोग किया गया है। कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे पहले भारत ऐसे बॉम्ब्स के लिए संपूर्ण रूप से अन्य देशों के ऊपर निर्भर था। खास करके इस तरीके के बॉम्ब को भारत के द्वारा आइदर रशिया या अमेरिका या इजराइल से इंपोर्ट किया जाता था। इवन साल 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के दरमियान भी भारत के द्वारा जो स्पाइस 2000 बॉम्ब का उपयोग किया गया था वो भी 1000 किलोग्राम कैटेगरी का ही बॉम्ब है। पर भारत के द्वारा अपने खुद के ग्लाइड बॉम्ब को तैयार करने के बाद भारत केवल मात्र विदेशों से ऐसे बॉम्ब को इंपोर्ट करने में ही अपने आप को फ्री नहीं कर पाएगा बल्कि आने वाले समय में भारत अन्य देशों को बॉम्ब एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तेज रफ्तारी में भारत के द्वारा स्वदेशी एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के मॉडर्नाइजेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है और पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करके उसके जगह में धीरे धीरे करके ही सही लेकिन नए एयरक्राफ्टों को भरा जा रहा है तो उसके भी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे कई तरीके के अलग अलग ग्लाइड बॉम्ब का आवश्यकता पड़ेगा। और ये जो गौरव बॉम्ब है ये बेसिकली भारत के इन भविष्य के जरूरतों को पूरा करेगा। जबकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के द्वारा इससे पहले कई तरीके के और बॉम्ब का भी डेवलपमेंट किया जा चुका है जिनमें सुदर्शन बॉम्ब से शुरू करके स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और इवन हाई स्पीड लो ड्रैग सैनिक के अलग अलग टाइप के अलग अलग बॉम्ब भी शामिल है। और दोस्तों भारत के द्वारा ये जो स्वदेशी तरीके से एक के बाद एक हथियारों को डेवलप करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है यही अब विदेशी कंपनियों का परेशानी का कारण बनते जा रहा है क्योंकि इससे विदेशी कंपनियों का जो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट था वो केवल मात्र छोटा ही नहीं हो रहा है बल्कि धीरे धीरे करके वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और शायद विदेशी कंपनियों का यही परेशानी जेन्स मीडिया हाउस के इन आर्टिकलों के द्वारा धीरे धीरे करके ही सही लेकिन बाहर आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के डिफेंस इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट को लेकर वेस्टर्न मीडिया हाउसेस को इतना परेशानी क्यों हो रहा है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।